हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज की जो वर्कशीट रहेगी वो क्लास 9 की सामाजिक विज्ञान की 1 तारीख की रहेगी। ये असेसमेंट वर्कशीट है 04। तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले जो पार्ट में हमें एक जो है पैसेज दी गई है, तो उसको फटाफट पढ़ते हैं। भारतीय संसद, जो भारत की जो संसद है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर बनती है। मतलब हमारी जो संसद है उसके 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल की सरकार बनती है। मतलब ये कह रहा है कि अगर लोकसभा में, ठीक है, अगर किसी पार्टी को बहुमत मिल जाएगा तो, ठीक है, किसी पार्टी यानी कि किसी राजनीतिक दल को बहुमत मिल जाएगा तो वो वहाँ पर क्या करेगी, सरकार बना लेगी। क्या बना लेगी? सरकार बना लेगी। और ये कह रहा है कभी कभी बहुमत ना होने की दशा में गठबंधन सरकार बनती है। मतलब अगर किसी को आधे से ज़्यादा सीटें नहीं मिलती ना, तो 2 या 2 से अधिक दल मिलकर सरकार बना लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं भारत में बहुत से राज्य हैं जिसमें जो है 2 या 2 से अधिक दल मिलकर ना सरकार बना रहे हैं और सरकार चला रहे हैं। जैसे कि आप हरियाणा में देख लीजिए, ठीक है, और आप जो है राजस्थान के अंदर भी देख सकते हैं, वहाँ भी गठबंधन की सरकार है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद कह रहा है संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। और देखो, जो सत्ता में है ना, ठीक है, वो तो सरकार बना रहा है, लेकिन जो सत्ता में नहीं है ना जो दल, उसे हम बोलेंगे विपक्षी दल। क्या बोलेंगे? विपक्षी दल। प्रधानमंत्री सत्ताधारी, यानी कि जो सरकार में है, ठीक है, जो सत्ता में है, ठीक है, जिसकी सरकार चल रही है, तो उसका जो है मुखिया होता है। प्रधानमंत्री सत्ताधारी यानी कि शासन करने वाले दल का क्या होता है? मुखिया होता है। आगे कह रहा है कि प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों को चुनाव करता है। मतलब प्रधानमंत्री है जो और मंत्री बनाता है। मतलब जैसे जिसको बहुमत प्राप्त होता है उसने अपनी सरकार बना ली, तो उसका जो मुखिया है वो प्रधानमंत्री है। अब मुखिया जो है ना, वो अन्य मंत्रियों को चुनेगा। जैसे किसी को स्वास्थ्य मंत्री बना देगा, किसी को शिक्षा मंत्री बना देगा, किसी को वित्त मंत्री बना देगा, ठीक है। इस तरीके से जो सरकारी कामकाज होते हैं ना, उनको जो मुखिया होता है, जिनके प्रधानमंत्री जो होता है, वो सबको जो है काम बांट देता है, ठीक है, जो इनसे संबंधित सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। मतलब अगर किसी को शिक्षा मंत्री बनाया तो वो शिक्षा से संबंधित सारे काम काज को संभालेगा। अब हमने अच्छे से इसको पढ़ लिया है। अब फटाफट देखिए पहला क्वेश्चन, भारतीय संसद इनको मिलाकर बनती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। वो कौन से हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो है आंसर क्या आ जाएगा? इसका जो आंसर है वो आ जाएगा राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बोला गया संसद में बहुमत प्राप्त नहीं होने पर सरकार बनती है। अगर किसी को बहुमत नहीं मिल रहा ना, आधे से ज़्यादा सीट नहीं मिल रही, तो जो सरकार बनेगी उसे हम क्या बोलेंगे? गठबंधन सरकार बोलेंगे। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स? गठबंधन की सरकार बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है कि प्रधानमंत्री इनकी नियुक्ति करता है। तो आपको बताना प्रधानमंत्री किसकी नियुक्ति करता है, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री जो है बहुत से अलग अलग जो व्यक्ति होते हैं जो उसकी पार्टी में, उसकी सत्ता में या उसकी सरकार में होते हैं, तो उनको अलग अलग काम काज दे देते हैं। जैसे शिक्षा मंत्री किसी को बना दिया, किसी को वित्त मंत्री बना दिया, किसी को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया, और बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जो है अच्छे से पढ़ाई कर रही होगी, तो आप इसका आंसर भी आप जो है आराम से अपना बता रहे होंगे, बस अपना आंसर टैली कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि ये पैसेज है, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। नेक्स्ट है, उसके बाद संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल को क्या कहते हैं? या जो राजनीतिक दल बहुमत के खिलाफ होता है वो क्या कहलाता है? तो उसका आंसर आप सबने अच्छे से अभी पैसेज समझी थी, विपक्षी दल कहते हैं। क्या कहते हैं? विपक्षी दल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट है 5th, सरकार में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? अभी हमने अच्छे से डिस्कस किया, तो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, तो मैंने इसे प्रिंटेड फॉर्म में किया है, ठीक है, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम किया था तो उसे मैंने हैंड राइटिंग में किया था, तो बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि थोड़ा सा वो ब्लर हो गया था, ठीक है। होप अब आपको जो है सही लगेगा। और अगर सही लगे तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, और कोई भी आपका सजेशन हो तो आप ज़रूर बताइए, ठीक है, क्योंकि वीडियो तो आपके लिए बनाई जा रही है, और अगर आपको ही कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फिर बेनिफिट क्या रहेगा, है ना। तो आगे देखिए, सबसे पहले 6th क्वेश्चन है, लोकतंत्र में जनता के फैसलों का सम्मान कैसे किया जाता है? जो लोकतंत्र है ना, उसमें जनता ही जनार्दन होती है,
ठीक है, क्योंकि जनता के द्वारा जनता की चुनी हुई जनता पर शासन करती है, तो उसका सम्मान कैसे किया जाता है? आंसर देखिए, लोकतंत्र में जनता के फैसलों का सम्मान निम्न प्रकार से किया जाता है। लोकतंत्र में केवल जनता द्वारा चुनी हुई सरकार ही वैध होती है नहीं होती? अगर जिसे जनता ने चुना वही वैध मानी जाएगी, बाकी सब इनवैलिड। लोकतंत्र में सरकार द्वारा नीतियाँ, कार्यक्रम आदि बनाए जाते हैं जो जनता के लिए ही हैं। भाई जो भी सरकार आती है चुनकर, तो वो जितने भी नीतियाँ कार्यक्रम बनाएगी वो जनता के लिए तो बनाएगी, अपने लिए थोड़ी बनाएगी। अपने लिए बनाएगी तो फिर उसको भुगतना पड़ेगा, है ना। आगे देखो, लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, लोकतंत्र में सभी को समानता दी जाती है, ठीक है, और जो जनता का सम्मान का सबसे बड़ा सूचक है। और यहाँ सामाजिक रूप से चाहे गरीब हो और अनपढ़ हो, ठीक है, लोगों को वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और शिक्षित लोगों को है। मतलब यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। तो इसीलिए लोकतंत्र में हुआ ना जनता का सम्मान। तो होप ये आपको आंसर अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसका आंसर देखेंगे। अब 7वां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीयवाद की भावना के प्रसार में किसकी मुख्य भूमिका है बताइए। तो जो राष्ट्रीयवाद है ना, राष्ट्रीयवाद का मतलब एक तरह से होता है कि वहाँ पे जो आम लोग हैं ना, उसकी भी अपनी एक पहचान होना, ठीक है, और राजा की नहीं पहचान हो, वहाँ पे आम लोगों की भी एक पहचान हो, और सब लोग जो है अपने को एकजुट समझें, ठीक है, उस देश का नागरिक समझें। तो आंसर देखिए इसका, आप आंसर देखिए, उत्तर, राष्ट्र को लोगों के समूह के रूप में दर्शाया जा सकता है, ठीक है। फिर आप लिखेंगे, राष्ट्र की पहचान भौगोलिक सीमाओं के पार एक निश्चित देश में रहने वाले लोगों के समूह के रूप में की जा सकती है। यहाँ एकता के सूत्र को बांधने की उत्सुकता है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया ना, राष्ट्र के अंदर सब लोग एकजुट रहना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ना आप पार की जगह अंदर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जब मैंने इंग्लिश में लिखा था तो हिंदी में ट्रांसलेशन में जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर अंदर कर लीजिएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीयवाद की भावना को फैलाने में सबसे बड़ी भूमिका किसी राष्ट्र के सदस्यों में पाई जाने वाली सामुदायिक भावना की होती है। देखो, राष्ट्रीयवाद तभी पनपेगा जब सारे के सारे उस देश के रहने वाले जो लोग हैं ना, वो अपने आप को एकजुट माने, एक जैसा माने, एक साथ माने, ठीक है। तो जो उनके संगठन को मजबूत करती है, और तभी वो संगठन मजबूत होगा, वो देश अच्छे से आगे बढ़ पाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनता जब वोट डालती है तो उन्हें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना के लिख सकते हैं। बाकी आप मेरा देख लीजिए मैंने कैसे लिखा है, ठीक है, और आपके लिए हेल्पफुल होगा ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ। देखिए, जनता जब वोट डालती है तो उन्हें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, वोट डालने के लिए अपने पास पहचान पत्र अवश्य रखें, ठीक है, मोबाइल लेकर ना जाएं, वोट अपनी मर्जी और समझ से डालें, किसी के बहकावे में ना आए, ठीक है, यहाँ पर कोमा लगा लेना, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो 8 क्वेश्चन हो गए, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर। 9th में पूछा गया है कि 17वीं शताब्दी में आए यूरोपीय भारत में व्यापारी से राजनीतिक शक्ति कैसे बन गए। मतलब ये यूरोपीय लोग भारत में आए थे और इतनी बड़ी पॉलिटिकल पावर कैसे बन गए और पूरे देश पर ही रूल करने लग गए। तो इसका आपको आंसर लिखना है। तो अब इसका आंसर देखिए आप, 17वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारी भारत आए और धीरे धीरे भारत में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता, ठीक है, ये अस्थिरता है, ठीक है, का लाभ उठाया और राजनीतिक प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। मतलब पता क्या है, क्योंकि देखो बहुत बड़ी मात्रा में अस्थिरता फैल गई थी भारत में, अलग अलग जो है समुदाय थे आपस में लड़ रहे थे, तो इसका जो बेनिफिट है ना वो इन यूरोपीय लोगों ने उठाया। आगे देखिए, मुगल साम्राज्य के विघटन के साथ ही बंगाल में मराठा, जब मुगल साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े हो गए ना, तो इससे क्या हुआ, बंगाल में मराठा, सिख, जाट, अवध के नवाब आदि जैसे क्षेत्रीय शक्तियों का मार्ग प्रशस्त हुआ। मतलब ये शक्तिशाली बनते चले गए। जो विदेशी यूरोपीय व्यापार करने आए थे अवसर देखकर ही स्वामी बन गए और इस तरीके से मौका पाकर वो मालिक बन गए वहाँ के। लिखने को तो इसमें और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन मार्क्स के हिसाब से इतना ही मैंने लिखा है। इस प्रकार यूरोपीय भारत में व्यापारी से रणनीतिक शक्ति बन गए, ठीक है, यूरोपीय क्या बन गए, भारत में व्यापारी से रणनीतिक शक्ति बन गए। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन पर आइए। टेंथ क्वेश्चन पूछा गया है कि संसद में
सभी वर्गों के समुदाय के लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। मतलब हमारे संसद के अंदर सभी लोगों की भागीदारी बढ़े, इसके लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। देखिए आंसर, लोकसभा की 84 सीटें अनुसूचित जाति, 47 जो सीट्स है वो अनुसूचित जनजाति यानी कि SC और ये ST के लिए आरक्षित है। और हाल ही में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का सुझाव भी पेश किया गया है। और 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थीं, आज उनका राजनीतिक हिस्सा 9% है, जो एक अच्छा संकेतक है। जैसे जैसे देश में जागरूकता बढ़ेगी, समुदाय के सभी वर्गों के लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ती चली जाएगी या बढ़ेगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरे की पूरी वर्कशीट असेसमेंट की करवा दी है। होप आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी, काफ़ी आपके डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप चैनल पर न्यू है तो। ठीक है, आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।